दोस्तों, तो हम आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, जैसा कि पेनल्टीज़ के बारे में मैंने बताया था। पेनल्टीज़ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे जो पुरानी वीडियो हमने करी थी वो इससे पहले के हमने 10 रूल जो है कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, ये सीसीए रूल्स है। ये क्लास जो है सीसीए रूल्स की है। तो हमने इसके जो है 10 रूल्स पुरानी वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। ये रूल नंबर 11 है। इसमें पेनल्टीज़ पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यहाँ से ये ये रूल है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन लगातार पूछा जाते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप इसे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है चलिए देखते हैं। रूल नंबर 11 है। सबसे पहले तो आप रूल नंबर ही याद रखेंगे। ये रूल नंबर 11 है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट पूछा था पेनल्टीज़ किस रूल में बताया गया है पेनल्टीज़ को। तो रूल नंबर 11 में पेनल्टीज़ के लिए बताया गया है। तो ठीक है, अब पेनल्टीज़ जो है दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है माइनर पेनल्टीज़, ठीक है, और एक होती है मेजर पेनल्टीज़। ठीक है, जब कोई माइनर पेनल्टीज़ का मतलब आप माइनर से समझ रहे होंगे, कोई छोटी पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। मतलब कोई ऐसा कंडक्ट होता है, मिसकंडक्ट ऐसा किया है कि कोई छोटी पेनल्टीज़ लगाने वाला है तो माइनर पेनल्टीज़ लगा दी जाती हैं। लेकिन कोई ग्रेव मिसकंडक्ट किया है तो उसके लिए मेजर पेनल्टीज़ लगा दी जाती है। जैसा भी जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी जो होती है वो सही समझती है, उस तरीके की पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। ठीक है, तो माइनर पेनल्टीज़ कौन कौन सी हैं और मेजर पेनल्टीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन के लिए पूछा गया है। तो माइनर पेनल्टीज़ के अंतर्गत जो है 4 तरीके की पेनल्टीज़ आती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड ए, और ये है फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 तरीके की पेनल्टीज़ हो गई। दोबारा देखिएगा, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, और ये थर्ड ए है, और फिर ये फोर्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है सेंस्योर। ठीक है, सेंस्योर है। सेंस्योर ये एक ऐसी पेनल्टीज़ है कि अगर मान लीजिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर चली किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट, तो कम से कम सेंस्योर पेनल्टीज़ तो देनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट ये पेनल्टीज़ तो देनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार शायद सीआरई में आया था, सीआरई 3 में, कि ये सेंस्योर वाली पेनल्टीज़ जो है एटलीस्ट ये देनी पड़ती है। ठीक है, और कोई पेनल्टीज़ नहीं लग रही है तब उस कंडीशन में सेंस्योर क्या है? ये एक फॉर्मल, एक कह सकते हैं एक रिटिन, एक तरीके का पेनल्टी है। फॉर्मल रिटिन ये पेनल्टी है जिसे सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। ठीक है, सर्विस जो होती है, सर्विस रिकॉर्ड जो होता है ये गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसमें सर्विस रिकॉर्ड में इसे जो है इसे फिल किया जाता है, दर्ज किया जाता है। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट अगर हम पढ़ें यहाँ पर वार्निंग क्वेश्चन जो कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सी पेनल्टी नहीं है। तो कई बार जो है आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने यहाँ पर लिख रखा कि वार्निंग जो है ये किसी तरीके की एक पेनल्टी नहीं होती है। ये एक इनफॉर्मल कह सकते हैं, इनफॉर्मल एक एडवाइस है या फिर डांट है एक तरीके से। ठीक है, जिसे कोई सर्विस या अपार में नहीं लिखा जाता, ना तो ये अपार में जाती है, ना ये सर्विस रिकॉर्ड में जाती है। ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड में भी नहीं जाती, अपार में नहीं जाती, तो ये किसी तरीके की पेनल्टी नहीं है। ठीक है, ना इसका कोई प्रमोशन वगैरह पर कोई असर पड़ता है। ठीक है, किसी तरीके का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ये सेंस्योर जो है ये प्रमोशन को थोड़ा और टाल भी सकती है। ठीक है, तो क्योंकि ये पेनल्टीज़ के अंडर में आती है। ठीक है, तो उम्मीद आप सेंस्योर समझ गए होंगे क्या होता है। सेंसर के अलावा है फिर सेकंड है विदहोल्ड ऑफिस प्रमोशन। विदहोल्ड ऑफिस प्रमोशन का मतलब है कि कभी क्या है, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है प्रमोशन के लिए होल्ड कर देना। ठीक है, ये भी एक पेनल्टीज है। रिकवरी फ्रॉम हिज पे, अगर मान लीजिए आपकी वजह से कोई लॉस हुआ है गवर्नमेंट का, तो वो रिकवरी तो करेगी आपसे, तो उसके पे से रिकवरी करना ये भी एक पेनल्टी है। लेकिन ये सब माइनर पेनल्टीज हैं। ठीक है, रिडक्शन टू लोअर स्टेज। ठीक है, तो मिनिमम 3 ईयर्स के लिए ये वो मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए पेनल्टीज लगेगी, क्योंकि ये माइनर पेनल्टीज़ के अंडर में है भी, तो ये मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए लगेगी विदाउट कुमुलेटिव इफेक्ट। मतलब किसी तरीके का आपके ये ईपीएफ वगैरह ये जो भी और अन्य बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन वगैरह, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तो ये रिडक्शन टू लोअर स्टेज जो है मैक्सिमम 3 ईयर्स तक ये इसमें मैं ये आपको समझा देता हूँ। जैसे जो बेसिक पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है, बेसिक पे, तो आपने जब ये पे कमीशन का चार्ट देखा हो तो उसमें इस तरीके से सेल बने हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए जो बेसिक पे होता है इससे बैक वाले इसमें सेल में ले जाना, ये कहलाती है रिडक्शन टू लोअर स्टेज। ठीक है, इसमें कि जब हम ये पढ़ेंगे, ये चार्ट वगैरह पढ़ेंगे, एफआरएसआर में देखेंगे कई बार, और भी जब पे फिक्सेशन वगैरह में देखेंगे, तो उसमें मैं आपके लिए बताऊँगा कि इसमें जो है कि जो पिछला वाला जो सेल है उसमें ले जाना बेसिक पे के लिए। आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि जो चार्ट जैसे आप देखेंगे कि आप मान लीजिए लेवल 2 पर लगते हैं, तो उसमें बेसिक पे 19,900 है, फिर उसके बाद 20 कुछ है, इस तरीके से है। तो उसमें क्या है, जैसे सेल बने हुए हैं लगातार, तो पिछले वाले सेल में जाना ही कुछ टाइम के लिए क्या कहलाता है, पेनल्टी ही होती है। ठीक है, बेसिक पे कटा दिया जाता है, शॉर्ट में समझिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें क्या, विद होल्डिंग ए इंक्रीमेंट ऑफ पे, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ये भी फॉर सर्टेन टाइम के लिए होता है, क्योंकि जो इंक्रीमेंट जो लगता है ईयरली उसके लिए विद होल्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी माइनर पेनल्टी में आती है।
अब देखते हैं मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी कितनी होती है देखिएगा पहले, 1 2 3 4 5, 5 मेजर पेनल्टी होती हैं, ठीक है। 5 मेजर पेनल्टी में ये क्या है, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा था रिडक्शन टू लोअर स्टेज, लेकिन ये मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए थी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब क्या है, इसमें जो है पेनल्टी ऑर्डर बना हुआ होता है, उसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है इसमें शुड बी क्लियरली मेंशन, तो उसमें क्लियरली मेंशन होती है कि ये कितने समय के लिए ये पेनल्टी लगाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई कुछ है ही नहीं निश्चित कितने भी समय के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें क्लियरली मेंशन हो कि कितने समय के लिए लगाई जा रही है इसमें, क्योंकि ये मेजर पेनल्टी है तो इसमें टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रेजेंट टाइम स्केल है उसको लोअर टाइम स्केल पे कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया ये जो टाइम स्केल बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन टू लोअर रैंक, ठीक है, फॉर सर्टेन टाइम के लिए पे में, ग्रेड में, पोस्ट में, सर्विस में रिडक्शन कर दिया जाना, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन टू लोअर रैंक, ये भी मेजर पेनल्टी है ये, ठीक है। इसके अलावा कंपलसरी रिटायरमेंट कर देते हैं, तो ये भी एक मेजर पेनल्टी, कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट का। इसके अलावा रिमूवल और सर्विसेज और डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है। तो रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज और डिसमिसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको समझना होगा, रिमूवल क्या है और डिसमिसल क्या है। रिमूवल का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस से रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, सेल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। मतलब इसमें क्या है, रिमूवल का जो आप फ्यूचर में जो गवर्नमेंट जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो रिमूवल का उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी तरीके का। लेकिन अगर आपको सर्विस से डिसमिस किया जा रहा है, ठीक है, डिसमिस अगर आपको सर्विस से किया जा रहा है, तो आपके जो फ्यूचर में आप एम्प्लॉयमेंट करने वाले हैं, गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय आप अगर बनने वाले हैं या फिर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो वहाँ आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, आप फ्यूचर में भी कभी भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय नहीं बन सकते। ये डिसमिसल होता है और ये रिमूवल होता है, जिसका कि फ्यूचर जो भी है इसमें एम्प्लॉयमेंट पर कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, इसमें एक शर्त है, ये देखिएगा, प्रोविजो इन केस पोजीशन ऑफ असेट्स डिसएप्रोप्रिएट टू एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन। अच्छा, तो इसमें ये क्या बताया गया है, कई बार क्या होता है कि आय से ज़्यादा मतलब आय से ज़्यादा संपत्ति बन जाती है, ठीक है, मतलब जितनी इनकम है उससे ज़्यादा एसेट्स हो जाती है, और ये बता पाना मुश्किल होता है कि हमारी जो एसेट्स क्रिएट हुई है ये इसकी इनकम कहाँ से आई है। तो ऐसा कोई केस गवर्नमेंट सर्वेंट पर बनता है या उसे ब्राइब लेते समय उसे मतलब उसका केस बनता है, तो इस कंडीशन में जो है ये 8 नंबर और 9 नंबर वाली जो है पेनल्टी लगाई जाएगी, इस रूल में बताया गया है, ठीक है। अब 8 9 नंबर वाली कौन सी थी, रिमूवल वाली या फिर डिसमिसल वाली। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कोई अगर स्पेशल रीज़न अगर रिकॉर्ड किया जाता है इन रिटन में, कोई बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। कोई अगर रीजन ऐसा लगता है अथॉरिटी के लिए कि हाँ ये नहीं किया जा सकता, तो और भी अथॉरिटी दे सकते, मतलब और भी जो पेनल्टी वो इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन ये पेनल्टी इम्पोज करने के लिए प्रेफरेंस दिया गया कि अगर कोई ऐसा रीजन नहीं है तो ये पेनल्टी लगाई जाए डिसमिसल, ये मतलब डिसमिसल की और किसकी, और रिमूवल की, ठीक है। अगर कोई ऐसा केस बनता है जो कि ये पोजीशन ऑफ असेट्स डिसएप्रोप्रिएट एंड टू एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा सेल नॉट अमाउंटेड पेनल्टी, पेनल्टी क्या नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेनल्टी क्या नहीं है, ये पेनल्टी, अब हम यहाँ पर जितनी बातें करने वाले हैं वो पेनल्टी नहीं है, ठीक है। तो विद होल्डिंग इंक्रीमेंट फॉर एग्जाम फेलियर, आपने मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया, उसमें आप फेल हो गए, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, तो ये किसी तरीके की पेनल्टी नहीं है, ठीक है। स्टॉपेज एट एफिशिएंसी बार, एफिशिएंसी बार में आपका स्टॉपेज लग गया तो ये किसी तरह की पेनल्टी नहीं है। पहले क्या होता था कि जैसे एक क्या होता था, जैसे एक मतलब एक लिमिट लगाते थे कि जैसे बेसिक पे अगर मान लीजिए 2300 तक जब तक नहीं पहुंचता गवर्नमेंट सर्वेंट का, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तब तक उसे 60 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर 2300 रुपये पहुँचने के बाद क्या होता था कि जब उसके जो चेक किया जा सकता उसका अपार वगैरह, और उस केस में अगर वो मान लीजिए चेक करके ये पाया जाता है कि वो मतलब जो है नहीं ले पाएगा जो 60 रुपीज़ या एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा अमाउंट से दिया जा रहा था, तो ये क्या होता है स्टॉपेज एट एफिशिएंसी बार, तो ये एफिशिएंसी बार पर उस पर क्या होता है स्टॉपेज लग जाता था, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं आपके लिए समझाऊँ तो ये है एक तरीके से कि जो वर्क है मतलब कार्य कुशलता हम कई तरीके से कह सकते हैं, उसकी रुकावट मतलब उसकी रुकावट पर वेतन वृद्धि को रोकना, मतलब अगर आप वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी एक इंक्रीमेंट इस तरीके से रोकना, तो ये कहलाता है स्टॉपेज एट एफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा नॉन प्रमोशन आफ्टर कंसिडरेशन, मतलब आपको प्रमोशन देना था, मीटिंग्स वगैरह हुई, कंसिडरेशन वगैरह होने के बाद आपको अगर प्रमोशन नहीं दिया गया तो ये भी कोई पेनल्टी नहीं है कि आपको प्रमोशन नहीं मिला, ठीक है। रिवर्जन फ्रॉम एन ऑफिसिएटिंग हायर पोस्ट, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को हायर पोस्ट पर ऑफिशिएट किया जाता है, उन्हें हायर पोस्ट दी जाती है,
लेकिन मान लीजिए बाद में पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोई गलती हो सकती है कि आप ऑफिसिएटिंग जो हाई पोस्ट पर वहाँ नहीं जा सकते, आप उसके लिए कोई क्वालिफाई नहीं करते या कोई और रीज़न है, तो वो उसको फिर आपको क्या करता है, आपको पुरानी पोस्ट पर वापस रिवर्स कर लिया जाता है। तो ये किसी तरीके का कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रिवर्सन ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोबेशन, इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो आपको प्रोबेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 साल तक रहना होता है प्रोबेशन पर। तो उस प्रोबेशन में क्या होता है, आपको जो लेटर मिलता है उस लेटर में लिखा ही होता है कि आपको जो है 1 मंथ नोटिस पीरियड के साथ कभी भी निकाला जा सकता है, कोई भी किसी तरीके का अगर कोई मिसकंडक्ट वगैरह मिलता है तो ऐसे कुछ कंडीशन में अगर मान लीजिए आपको निकाला गया जाता है तो वो भी एक तरीके की कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रिवर्सन ऑफ वरोड सर्विस डेपुटेशन पर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजा गया, उसे वापस अगर बुला लिया गया तो कोई भी इसी तरीके की कोई ये पेनल्टी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल और सुपर एनुएशन रिटायरमेंट, आप जानते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट का 60 FR 56J के अकॉर्डिंग जो है 60 ईयर्स पर रिटायरमेंट होता है हर गवर्नमेंट सर्वेंट का। तो जो 60 ईयर्स पर जो रिटायरमेंट होता है उसे सुपर एनुएशन बोलते हैं, इसी को नॉर्मल रिटायरमेंट भी बोलते हैं। तो ये भी किसी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टर्मिनेशन अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का कर दिया जाता है फॉर प्रोबेशनर, मतलब प्रोबेशनर है उनका, या फिर टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ का, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का, तो ये भी किसी तरीके का कोई क्या नहीं है, पेनल्टी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द सेक्सुअल हैरेसमेंट मस्ट, मतलब ये कंप्लेंट्स जो कमेटी होती है उसके द्वारा जो है जो कंपनसेशन दिया जाता है, तो ये भी जो है किसी तरीके का कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर एक पेनल्टी देखा कि पेनल्टी किस किस तरीके की नहीं होती हैं, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेनल्टी क्या नहीं है और क्या है। तो उम्मीद है आपको ये पेनल्टी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कौन कौन सी पेनल्टीज़ हैं और नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या होता है। तो थोड़ा सा एक आप बात समझिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, हालांकि इसके बाद में रूल नंबर 14 में हम डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट ने मान लीजिए कोई मिसकंडक्ट किया, ठीक है। कंडक्ट करने की वजह से मतलब उसने मिसकंडक्ट किया, तो देखिएगा जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, उसने कोई मिसकंडक्ट किया, ठीक है। तो उसने मिसकंडक्ट ये किया है या नहीं किया है, तो इसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्यवाही चलती है, ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो चलती है, अगर मान लीजिए उस प्रोसीडिंग में, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में अगर ये मतलब अगर ये रिजल्ट निकल कर आता है कि हाँ इसने ये कंडक्ट मतलब ये मिसकंडक्ट किया है, तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए मतलब सज़ा सुनाई जाएगी, इस पर पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी लगाएगा कौन, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लगाती है, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पेनल्टी लगाती है। तो आप समझ रहे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होती है, और इसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जब ये पूरी प्रोसेस हो रही होती है तो एक जांच करने वाला ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी तरफ से भी एक डिफेंस के लिए रखता है, डिपार्टमेंट अपने तरफ से एक मतलब एक हम कह सकते हैं मतलब एक ऑफिसर के लिए लगता है, जो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए, उसको पेश करने के लिए, इस तरीके से। तो कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, वो रूल 14 में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी तरीके एक मतलब पूरा प्रोसेस है, तो वहाँ पर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ मेरा क्या था, यहाँ मैंने ये समझाना चाहा था कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है। तो जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कराती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है। तो इसमें आप देखिएगा कौन कौन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, प्रेसिडेंट। इसके अलावा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी और HOD, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिएगा, प्रेसिडेंट में इम्पोज एनी पेनल्टी ऑफ रूल 11। रूल 11 के अंदर हमने जो भी पेनल्टी पढ़ी, एक में हमने 4 पढ़ी माइनर पेनल्टी और 5 पढ़ी थी हमने मेजर पेनल्टी। तो 4 और 5 9 पेनल्टी होगी। 9 पेनल्टियों में से कोई भी पेनल्टी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपॉइंटिंग अथॉरिटी में कोई पेनल्टी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री में वर्किंग है उनके लिए सेक्रेटरी जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, और जो सबऑर्डिनेट ऑफिस में हैं, ठीक है, ग्रुप C एंड D में जो है उनके लिए कौन है, उनके लिए HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट और अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये हैं, ठीक है, ग्रुप A में हैं, B में हैं, और ये कौन सी पेनल्टी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्रीज़ में वर्किंग है उनके लिए सेक्रेटरी, ठीक है, और हेड ऑफ द ऑफिस, जो सबऑर्डिनेट ऑफिस में वर्किंग है उनके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑफिस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है जो इम्पोर्टेंट इसमें GID से समझिएगा, जो गवर्नमेंट का डिसीजन आता है, नो डेलीगेशन ऑफ, इसमें क्या है देखो, एक चीज़ इसमें हमें समझने वाली है,
ये बताया गया है कि नो डेलीगेशन ऑफ पावर, मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में ये जो है ये मतलब ये डेलीगेशन ऑफ पावर इसमें नहीं है, ऐसा नहीं ये पावर किसी को देते हैं, इनको खुद जो डिसिप्लिन अथॉरिटी इन्हें खुद साइन करने पड़ेंगे जो भी कुछ ये किसी के ऊपर पेनल्टी वगैरह लगा रहे होंगे तो, ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी अगर विटनेस और विक्टिम है तो उसके जो हायर अथॉरिटी के लिए जो ट्रांसफ़र हो जाएगी सारी पावर, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। रूल नंबर 13 में क्या बताया गया है, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब प्रोसीडिंग को जो है इंस्टीट्यूट ये जो है कौन कौन करेगा, मतलब स्टार्ट कौन करेगा, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर लिखा हुआ इनिशिएट, लिखा हुआ इनिशिएट कौन करेगा, ठीक है, इनिशिएट कौन करेगा प्रोसीडिंग के लिए। तो इसमें भी आप देखिएगा जैसे प्रेसिडेंट जो हैं ये तो आप जानते हैं सबसे मोस्ट पावरफुल हैं। एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने भी वही अगर मान लीजिए एनी अथॉरिटी जो एम्पावर्ड कर दी है प्रेसिडेंट ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, तो वो भी कोई भी मतलब प्रोसीडिंग के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड इसमें आप देखते हैं कि अथॉरिटी हु इज़ कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी माइनर पेनल्टी, ठीक है, मतलब ऐसी अथॉरिटी जो कि कॉम्पिटेंट है माइनर पेनल्टी लगाने के लिए, माइनर पेनल्टी ही लगा सकती है, ठीक है। ऐसी अथॉरिटी जो माइनर पेनल्टी लगा सकती है, मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकती, वो भी जो है मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। बट अगर वो मतलब पेनल्टी लगाना चाहें लीगल मतलब उसे लीगल पावर नहीं है कि वो मेजर पेनल्टी लगाए, तो उसे क्या करते मतलब सिर्फ वो स्टार्ट कर सकती है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। पेनल्टीज लगाने के लिए क्या हुआ, जो मेजर पेनल्टीज इम्पोज करने के लिए अथॉरिटी है उसी के पास जो है मतलब उसी के पास पावर है लगाने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें बताया। अब ये माइनर पेनल्टी कौन लगा सकता है और मेजर पेनल्टी कौन लगा सकता है, तो आप जरा देखिएगा, ठीक है। माइनर पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं माइनर, तो माइनर पेनल्टी कौन लगा सकते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी लगा सकती है, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी माइनर पेनल्टी लगा सकती है। इसके अलावा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो माइनर पेनल्टी लगा सकती है, हेड ऑफ द ऑफिस जो हेड ऑफ द ऑफिस लगा सकते हैं। इसके अलावा एनी हायर अथॉरिटी जो है सीनियर अधिकारी जो है वो भी लगा सकते हैं ये पेनल्टी, ठीक है, माइनर के केस में। अगर हम बात करें मेजर पेनल्टी के केस में, मेजर पेनल्टी जो है कौन कौन लगा सकता है, तो मेजर पेनल्टी के केस में कौन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी याद रखना है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और इसके अलावा क्या, एनी हायर अथॉरिटी, ठीक है, एनी हायर अथॉरिटी। तो ये मेजर पेनल्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अब हम देखते हैं रूल नंबर 14 के लिए जो हम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये यहाँ से क्या है बहुत ज़्यादा ये वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 14 बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। इसमें क्या बताया गया है कि कैसे प्रोसीजर क्या है इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी लगाने का, क्या प्रोसीजर है, तो वो इसमें बताया गया है। तो इसे समझने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो आपको प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूँ, जैसे जैसे क्या है इसके जो रूल्स हैं और उसमें PDF में जो है वही मैं आपको यहाँ पर आसान भाषा में लिखकर जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।